हाँ, हमने जीडीपी पढ़ा था, और जीडीपी में हम देख रहे थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें क्या थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, है ना, ठीक है। और हम देख रहे थे कि कैसे इस जीडीपी में क्या ये मेन कंपोनेंट है और इन मेन कंपोनेंट्स में क्या दिक्कत है और क्या सॉल्यूशन करना चाहिए कि हमारा जीडीपी में कुछ ग्रोथ हो, है ना, ये देख रहे थे। एग्रीकल्चर तो उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, है ना। एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहली चीज़ क्या पढ़ी थी एग्रीकल्चर में, क्या करना चाहिए? हमने देखा कि लैंड का साइज़ कम है तो लैंड का कंसोलिडेशन करना चाहिए, ठीक है, लैंड कंसोलिडेशन। फिर मैंने उसमें आपको बताया कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह, है ना, ठीक है, ठीक है। और क्या बताया? मैकेनाइजेशन, है ना। आप वो देख कर आए थे, वो क्या कह रहे थे आप, वाटर का वो, है ना, देखा था आपने वो? किसके साथ? नहीं समझ नहीं आई, फिर से बताओ। आप ह्यूमिडिटी और क्या प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या बता रहे हो? क्या सर, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होगा ना, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, ठीक है, वो जो यूपी है ना, यूपी, उसका प्रोडक्शन ज्यादा है बट पर हेक्टेयर ज्यादा नहीं है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन शुगर केन का यूपी में ज़्यादा है या नहीं है? नहीं है, यूपी में ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल यूपी का प्रोडक्शन ज्यादा है। ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर अब जो छोटी स्टेट है ना, तमिलनाडु, छोटी स्टेट जैसे तमिलनाडु छोटी स्टेट तो नहीं है, पर चलो ठीक है, शुगर प्रोडक्शन में तमिलनाडु, ठीक है। छोटी स्टेट है, उसका जो पर हेक्टेयर है वो ज्यादा और उसका क्वालिटी ऑफ शुगर जो है वो बेटर है, वो टॉप है अभी तक। तो उसका उसने रीजन ये लिखा कि वहाँ लो ह्यूमिडिटी है, बाकी सब कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें पर हेक्टेयर ज़्यादा है तो पर हेक्टेयर ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर हेक्टेयर अभी पंजाब है ना, ऐसा टोटल अगर आप देखोगे राइस का प्रोडक्शन तो वो यूपी में भी बहुत है। वेस्ट बंगाल 3 बार उगाता है राइस, है ना, वेस्ट बंगाल 3 बार राइस उगाता है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन तो पंजाब का सबसे ज़्यादा है ना। जो इसमें ह्यूमिडिटी है ना, शुगर केन को लो ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। कहाँ लिखा है शुगर की? आप निकाल के रखना फिर मुझे बताना, ठीक है, निकाल कर रखो और बताना। हमने क्या देखा था? लैंड कंसोलिडेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, हमने बोला कुछ मैकेनाइजेशन करनी चाहिए, पर मैकेनाइजेशन करने के लिए भी हमने देखा कि पहले कुछ लैंड का कंसोलिडेशन होगा तभी आप कोई बड़ी मशीन जो है वहाँ पे चला सकते हो। कुछ नई टेक्नोलॉजी, जिसको आप बोल रहे थे न्यू टेक्नोलॉजी, उसको आप इसमें ला सकते हो। जब तक आपका लैंड का कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक तो कोई बात नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड का साइज़ है ना, लेस देन 2 हेक्टेयर, उसमें आप बड़ी मशीन यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अब कितना मर्जी मैकेनाइजेशन करो और बोलो कि आप इस मैकेनाइज इक्विपमेंट से अब आप एग्रीकल्चर करो और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड का साइज़ छोटा है ना। तो पहले आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग और लैंड कंसोलिडेशन करनी है। फिर क्या बताया था मैंने, और क्या बताया था? सीड्स बताया था। सीड्स में हमने वही बात की, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और ये सब होना चाहिए। फिर एक चीज़ और होनी चाहिए, क्या? वो सीड बैंक, है ना, सीड बैंक एक जगह है, बैंक जहाँ पे आपने सारे सीड्स रखे हुए हैं, है ना, ताकि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी वजह से आपके जो है सीड्स को कोई नुकसान ना हो, है ना, ठीक बात है। तो ये सीड बैंक तो किसी ठंडे इलाके में होना चाहिए, है ना, ह्यूमिड कंडीशन की वजह से आपके सीड खराब हो सकते हैं, है ना, ठीक बात है। तो कहाँ पर होगा? इंडिया में ये सीड बैंक लद्दाख में है, ठीक है, इंडिया में ये सीड बैंक कहाँ है? लद्दाख में। और क्या चीज़ बताई मैंने? फर्टिलाइज़र की बात की, फर्टिलाइज़र की बात की और क्रेडिट की बात की थी, है ना, ठीक है।
फर्टिलाइज़र की बात की तो मैंने बोला कि फर्टिलाइज़र में आपको वो सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, उसके बाद वो यूरिया वाला, नीम कोटेड यूरिया है ना, वो वाली सारी बात की थी कि कैसे फर्टिलाइज़र की मदद से हम अपना जो है एग्रीकल्चर, उसकी हम प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट हमने क्या बात की थी, क्रेडिट। और क्रेडिट के बारे में मैंने बोला था कि इजी लोन, जो आपका पीएसएल वाला कोटा है उसमें से लोन मिलना चाहिए, और वो पीएसएल वाले में से भी लैंडलेस वालों को ज़्यादा मिले, और जो बड़े लैंड ओनर हैं उनको थोड़ा कम मिले, उस हिसाब से कि इनको भी फ़ायदा हो, है ना। फिर मैंने आपको बोला नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर के लिए डायरेक्ट फाइनेंस करती है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो फाइनेंस करती है नाबार्ड, उसका आप कुछ कॉर्पस बढ़ाओ, है ना। तो वो कॉर्पस बढ़ाया गया इस नाबार्ड का, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ और न्यू चीज़ें बताई थी कि कुछ टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी कुछ एडवांसमेंट की गई, क्या, जैसे मैंने आपको बताया था वो सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड। फिर और क्या बताया था, वो एक आप बोल रहे थे वो कॉल कर सकते हैं ना, किसान कॉल सेंटर होता है वो, है ना, किसान कॉल सेंटर। फिर वो पीएम किसान, जिसमें आपको 6,000 रुपीज़ मिलते हैं। आप बोलोगे सर 6,000 से तो कुछ होता नहीं है ना, 6,000 वो भी 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है ना। पर देखो भाई, कुछ तो जो एकदम लैंडलेस लेबर है उसके लिए तो 6,000 भी बहुत है भाई, उसमें से सीड आ जाएगा, कुछ फर्टिलाइज़र खरीद लेगा, कुछ पैसा मिल जाएगा तो मंडी में भी चला जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें हो सकती थी। फिर मैंने आपको बताया वो किसान टीवी, डीडी किसान, है ना, डीडी किसान। फिर डबलिंग द फार्मर इनकम में आपने बहुत सारी, डबलिंग द फार्मर इनकम के लिए आपने बहुत सारी और नई स्कीम लेकर आए, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, ठीक है, ठीक बात है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी को आप इंक्रीज करो, क्योंकि इंडिया में मोर देन 70% जो एरिया है वो तो क्या है, रेनफेड है ना। इंडिया में मोर देन 70% एरिया जो अंडर एग्रीकल्चर है, इट इज़ रेनफेड, है कि नहीं है। पानी जो है कैनाल से मिलना वो तो बहुत कम जगह पे है, पंजाब में है क्योंकि ये गंगा यमुना ऊपर से जा रही हैं, और नीचे से ब्यास सतलुज रावी जितनी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है ना, उसके थ्रू हमने कैनाल बना रखे हैं। राजस्थान में थोड़ा सा इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो निकल रही है, यूपी में भी थोड़ा बहुत है इरिगेशन फैसिलिटी। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे तो सारी सीजनल रिवर्स हैं कि नहीं है ना। आप नीचे की तरफ आओगे तो सारी की सारी सीजनल रिवर है, और वहाँ से ये एग्रीकल्चर करने के लिए वाटर सप्लाई नहीं है ना। तो उसके लिए आपको ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी स्कीम लागू करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्कीम हो गई। फिर मैंने आपको बोला कि और कौन सी स्कीम है, एक मैं आपको बता रहा था परंपरागत, एक मैं आपको बता रहा था परंपरागत ये जिस स्कीम के आगे परंपरागत लिखा होता है वो ऑर्गेनिक फूड के लिए है ना, ठीक है, कि हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना है, जिसमें मैंने आपको बताया वो सिक्किम जो है नंबर 1 स्टेट है। और ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाने से आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कि मैंने किसी स्टेट में ऐसा बोल दिया कि हमारी स्टेट जो है, जैसे हमने बोल दिया लद्दाख जो है अब से इसको हमें ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है, ठीक है, तो वहाँ के फार्मर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनिक खेती करने से फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को तो फ़ायदा होगा, ठीक है,
लोगों को तो आपको समझ आ रहा है कि अच्छा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड से रहित उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फार्मर्स को ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने में क्या ऐसा मजा है कि वो ऑर्गेनिक, चलो एक हो सकता है ये भी, लैंड का प्रोडक्टिविटी, आप बोलोगे कि लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज नहीं होगा, है ना, एक आप बोल सकते हो लैंड का प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगा। और क्या फायदा हो सकता है फार्मर को? जो फर्टिलाइजर वगैरह पे पैसे लगाते हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो कॉस्ट कम हो गई। और लोग प्रेफर करते हैं, हाँ, मतलब ये एक बड़ा फैक्टर है ना। बड़ा फैक्टर क्या है कि भाई आपके ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे ही महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ना, आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे होते हैं ना, तो मार्केट में बिकने के लिए निकलेंगे तो फार्मर को पैसा मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। पर फ्रूट वेजिटेबल उगाने से ज़रूरी नहीं है वो पेरिशेबल आइटम भी तो है ना, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की फ्रूट वेजिटेबल उगाए लेकिन वो पेरिशेबल आइटम भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप बोलो कि ऐसा करने से उसे हर चीज़ में फ़ायदा ही होगा। अगर वो बिकी और आगे उसको कुछ पैसा मिला तब जाके उसको फ़ायदा है, मतलब यहाँ वो कॉस्ट वॉस्ट कुछ भी कम करे और अगर मार्केट तक जाके उसका प्रोड्यूस बिका ही नहीं फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर उतने ही रेट में बिक रहा है तो भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ही वो एक चीज़ है जो इस वाले फार्म लॉ में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात है ना, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़ के मैंने और आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, इसको छोड़ के और कुछ बताया था? हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड यही टॉपिक चल रहा था ना, हाँ तो इसको छोड़ के और क्या बताया था? नहीं इसी से रिलेटेड वो तो बता दिया ना, वो जीडीपी वाला तो उससे भी पुरानी क्लास है। हाँ तो वो जीआई टैग वाली बात बोल रही, और आपने मुझे बोला था वो, मैं आपको बोल रहा था वो गुच्ची वाला जो मशरूम है उसको मिलेगा, और आप बोल रहे मिल गया कहाँ, मुझे तो नहीं दिखा कि कहाँ मिला है उसको, आपने न्यूज़ बताओ मुझे कहाँ मिला उसको, मिला है भाई, न्यूज़ में लिखा हुआ है गुच्ची मशरूम सीक्स जीआई टैग, क्योंकि मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन थी तब तक यही था कि इसने बोल रखा है कि मुझे दो, मिला नहीं है अभी, कहाँ पढ़ा आपने? कुछ नहीं, वो आपने जेकेएसएसबी की करंट अफेयर पढ़े होंगे, वो उनको खुद ही कुछ नहीं आता है, वो क्या आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, वो खुद ही कुछ भी बनाते हैं ये तुक्का बना के, कहीं नहीं है। आप कोई भी गूगल करोगे वहाँ पर आप अगर न्यूज़ देखोगे जो भी न्यूज़ है उसमें यही लिखा है कि गुच्ची मशरूम के लिए 6 जीआई टैग, ठीक है, अभी डिमांड है, अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं हवा में मत बोल के आ जाना उधर भाई कि मिल गया, अभी नहीं मिला है। तो मैं कह रहा था कि किसी चीज़ को जीआई टैग वगैरह मिलेगा तो उससे भी उसका लोगों में नाम होगा, उस हिसाब से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आप जितने ज़्यादा चीज़ों को, जैसे सैफरॉन का एग्जांपल लेके मैंने बताया था जिसको मिला हुआ है ना, तो उस हिसाब से उसका डिमांड बढ़ेगी, उस हिसाब से लोगों को उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। किसकी? हाँ तो नहीं करता, तो जब जीआई टैग मिल जाएगा तो लोग करेंगे। हाँ तो जैसे जैसे आपको पता, जैसे उसमें R&D होगी कि हाँ ये तो इन जैसे हर चीज़ में लिखा होता है ना ये 10 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग आलमंड्स, है ना, वैसे आप निकालोगे कि 10 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग गुच्ची मशरूम, तो कुछ आ जाएगा ना, 10-15 चीज़ें, है ना, फाइट्स कैंसर, फाइट ये वो, रिड्यूसेस एजिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो फिर लोग धीरे धीरे करके सोचेंगे हाँ इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, इसको उगाना चाहिए, है ना। जैसे आपने वो ब्लू रेवोल्यूशन, कौन सा, लेवेंडर रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, कहाँ पर, है ना, हुआ ना, है ना,
डोडा रामबन में के भी कुछ एरिया में, है ना, ये साथ में ही लगता है दोनों, है ना, सही बात है ना। तो वहाँ पर अंडर मिशन अरोमा, है ना, अंडर मिशन अरोमा, वहाँ पर ये लेवेंडर की खेती की गई। उन्होंने देखा कि डिमांड बहुत है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ये एसेंशियल ऑयल्स, है ना, एसेंशियल ऑयल्स बिकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स मतलब थेरेपी में यूज़ होते हैं भाई, आप ये सूंघो और उससे आपकी माइग्रेन कम हो जाएगी, सर दर्द कम हो जाएगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें, है ना। फिर कहीं पर भी सोप में यूज़ करोगे आप, कहीं पर भी डिओड्रेंट, शैम्पू वगैरह कहीं पर भी। तो उस हिसाब से पहले यहाँ पे कुछ मेज़ वगैरह उगाई जाती थी और उसमें लोगों को कुछ प्रोडक्टिविटी में भी कम थी और उसका जो कॉस्ट मिलता था, पैसा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो भी कम था। और ये लेवेंडर रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे उगाया गया और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, है ना। तो धीरे धीरे करके मार्केट में आएगा तो लोगों को भी पता चलेगा। पहले क्या पता एक पैच पे उगाया गया हो, फिर बाकी लोग जो दूर दूर कहीं मेज़ उगा रहे थे उन्होंने देखा कि यार इनको तो ये उगा के कुछ फ़ायदा हुआ है, हम भी उगाते हैं, है ना, है ना, ठीक है ना। वैसे ही सेम बात है गुची मशरूम के साथ कि भी अगर वाइल्ड में भी उगता है तो अब धीरे धीरे करके लोग लगेंगे कि हाँ हम भी अपने खेत में उगाने की कोशिश करते हैं, अगर इतना ही बिक रहा है, ठीक है ना, अगर जीआई टैग मिल गया तो उस हिसाब से बता रहा था। तो फिर हमने साथ साथ में देखी कि ये सारी दिक्कतें और सरकार उसके लिए कौन कौन सी स्कीम लेकर आ रही है ना। तो अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो जो 3 फार्म लॉ हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। आपको लिखना भी नहीं है, बस ऐसे स्टोरी में सुनते रहो, है ना। आप देखोगे कि उसमें दिक्कत क्या है, मतलब क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या सरकार का कहना है। पहली वाली चीज़ क्या थी, वो एपीएमसी वाला एक्ट था जो, है ना, है ना। पुराना एपीएमसी एक्ट, मैंने आपको क्या कहा था, पुराना एपीएमसी एक्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था। एपीएमसी एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि भाई वो तो स्टेट्स के ऊपर था और हर स्टेट ने अपने हिसाब से अपनी स्टेट में कुछ एपीएमसी एक्ट लागू किया था। सबकी एक मॉडल एपीएमसी एक्ट से मेल खाता हुआ अपने अपनी स्टेट में एपीएमसी एक्ट लागू किया था और सारी स्टेट्स ने एपीएमसी एक्ट लागू किया भी नहीं था, है ना, बताया था। अब देखो एपीएमसी एक्ट जब लाया गया था तब उसका फ़ायदा क्या था, तब ये सोचकर लाया गया था कि हाँ भाई, मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि कोई फार्मर है, उसके पास पैसा कम है, दूर नहीं लेके जा सकता अपना प्रोड्यूस, तो उसको गांव में ही कोई एक सरकारी ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे जाके वो अपना प्रोड्यूस बेच सके, है ना। इसी के लिए सबसे पहले तो इसीलिए बनाया गया ना, ठीक है। यार आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे तो ऐसे कैसे पता चलेगा, घूर क्यों रहे हो भाई, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या भाई। एपीएमसी एक्ट जब पहली बारी लाया गया तो ये सोचा गया कि हाँ कोई एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे जाके सारा प्रोड्यूस किसान अपना बेच सकता है, दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको पता है इसमें क्या दिक्कत हो गई कि जिसको आप वो बोलते हो मिडल मैन वाली दिक्कत, है ना। क्योंकि यहाँ पे मिलता है लाइसेंस, है ना, यहाँ मिलता है लाइसेंस, जिनको आप न्यूज़ में सुन रहे होगे कि आड़ती है ना, उनको लाइसेंस मिलता है और पर्टिकुलर बंदे ही यहाँ पर बैठते हैं, है ना। फिर वो अपना कार्टेल बना लेते हैं और उस हिसाब से कि नहीं हम तो इतना ही प्राइस देंगे, इससे कम में बेचो, इससे ज़्यादा मांगोगे तो हम नहीं आपके प्रोड्यूस खरीदेंगे, है ना, सही बात है ना। यही दिक्कत थी ना यहाँ पे, और ऐसे करके बहुत सारी और भी दिक्कत थी। और क्या दिक्कत थी भाई, एपीएमसी में अगर आपको बेचना है तो यहाँ पे कुछ फ़ी लगती है ना, एक फ़ी, एक छोटा सा टैक्स लगता है जो कि पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लगाती है, और यहाँ से जो टैक्स मिलता है वही वो घुमाकर यहाँ पर किसानों को कि आपको एग्रीकल्चर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, है ना, ठीक है। जैसे इस मॉडल एपीएमसी एक्ट में जैसे बहुत सारे प्रोविजन आए थे, तो ये भी लिखा था उन्होंने, जब किसानों ने अपना पक्ष रखा कि हमें क्या दिक्कत है, तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये जो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी पे हम पैसा लेंगे, ये भी हम नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब हरियाणा में हर बंदे के ने इलेक्ट्रिसिटी से वो लगाया होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रिड नहीं, अरे यार वो पानी वाला है ना, जो होता है इलेक्ट्रिक पे चलता है, मोटर वाला, है ना। तो एक तो वो पूरा दिन चलता रहता है, आप पानी भी वेस्ट करते हो, ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो फ़ी लगती थी वही घूम फिर के यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देती थी, और ये बहुत देर से चल रही थी, ठीक है।
तो क्या बोला गया कि हम इसके पैरेलल में एक प्राइवेट मंडी, कोई प्राइवेट प्लेयर जो है वो भी अपनी मंडी लगा सकता है और किसान जाकर कहीं पर भी बेच सकता है ना। यही आपने न्यूज़ में पढ़ा था, यही न्यूज़ में पढ़ा है ना आपने। सरकार का क्या मानना है कि अगर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आएगा, तो हम कब से पढ़ रहे हैं, बैंक की बात हो या और भी कोई चीज़ हो, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नया प्राइवेट प्लेयर आता है तो उससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है ना। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो ये भी अपनी प्रैक्टिसेस कुछ ठीक करेंगे, कुछ कंपटीशन होगा तो इनके पास, फार्मर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि उनको यहाँ पर आकर बेचना है कि यहाँ पर आकर बेचना है ना। यही बात थी, ये बात थी। पर बात ये थी कि अगर किसी को यहाँ पर बेचना है तो ये भी चीज़ लिखी थी कि उस पर ये वाली फ़ी नहीं लगेगी, मतलब यहाँ पे कोई फ़ी नहीं थी। बात समझ आई? यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं थी। सर वो थे वहाँ पे एपीएमसी, जब वो उस एक्ट में बोला गया था सर, तो उसमें एपीएमसी को हटा दिया गया था या रखा था? किसको? जब सर ये उन्होंने बोला कि प्राइवेट मंडी आएगी। नहीं, ऐसा थोड़ी कहीं लिखा था एपीएमसी को हटा देंगे, ऐसा नहीं लिखा था। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। अभी तक सिर्फ इतनी बात हुई कि ये पुरानी एपीएमसी ऐसे रहेगी और ये नई प्राइवेट मार्केट बनेगी, है ना, पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग एपीएमसी। ऐसा सरकार का मानना था कि हम ऑप्शन दे रहे हैं फार्मर्स को कि आप अपना प्रोड्यूस कहीं पर भी जाके बेच सकते हो, जो कि पहले उनको यहीं पर बेचना होता था, ठीक है। पर फार्मर्स का ये बोलना है कि अगर यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेयर आएगा तो वो पहले हमें ज़्यादा पैसे देगा, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, और धीरे धीरे करके ये वाले सिस्टम में जब कोई नहीं जाएगा तो आप इसको बंद कर दोगे और फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, फिर हमें यहीं पर जाके बेचनी पड़ेगी और फिर ये अपनी मनमानी करेंगे और हमें वो प्राइस नहीं देंगे स्टार्टिंग में जिससे हम, वो जब ये थी तब कुछ हम नेगोशिएट कर पाते थे, जब ये आप बंद कर दोगे तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। इसीलिए वो बार बार बोल रहे थे कि आप एमएसपी उसको आप लीगलाइज करो, बोल रहे थे, है ना, ठीक बात है। इसीलिए वो क्या बोल रहे थे बार बार कि आप भाई एमएसपी लीगलाइज करो। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या स्पेकुलेशन है कि ऐसा होगा और एक टाइम के बाद जाकर ये चीज़ बंद हो जाएगी, है ना। कैसे? आप बोलो, ऐसा स्पेकुलेशन उनके दिमाग में आना, क्या ये ठीक है या गलत है? ठीक है, ऐसा हो सकता है। पर अगर सरकार बोल रही है कि नहीं हम तो एपीएमसी मंडी बंद नहीं करेंगे, वो तो रहेगी, फिर फार्मर को सुनना चाहिए कि नहीं? क्या सर अगर एमएसपी लीगलाइज हो जाए सर, वो तो अच्छा है। एमएसपी ऐसे कैसे लीगलाइज हो जाए भाई? वो कभी लीगलाइज थी ही नहीं, वो तो सरकार का बड़प्पन है कि उन्होंने बोला है कि हम खरीद लेंगे, है ना, ठीक बात है। एमएसपी देना तो सरकार का बड़प्पन है, उसको लीगलाइज करना तो ये तो जब सोचा गया था कि पहली बार ही देंगे तब भी ऐसा नहीं कुछ था कि लीगलाइज कर देंगे इसको, है ना, ठीक है। और आप एक बात समझो, आपने क्या वो टीवी पे सुना होगा, क्या कोई असुर होता था, है ना, वो बहुत तपस्या करता था बैठ के यहाँ पे दिन रात, फिर शिवजी भगवान जी आ जाते थे, है ना, आते थे। वो बोलता था कि मेरे को दिन में भी नहीं मरूँ, मैं रात में भी नहीं मरूँ, मैं अमर हो जाऊँ एकदम, है ना। फिर कुछ मिडल टाइम देख के फिर भगवान उसको मार देते थे। यहाँ कुछ लूपहोल होता था जिसमें भगवान कुछ करते थे कि नहीं यार अगर ये कुछ गलत करेगा तो हम करेंगे, है ना। मतलब क्या है भाई, अगर आप इनको एक चीज़ बोल दोगे कि हम ये भी कर देंगे, फिर तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बात समझ रहे हो। फिर वो हर दूसरे दिन आ जाएंगे मुंह उठा के कि भाई अब एमएसपी लीगलाइज किया है, अब आप ये भी करो, अब आप ये भी करो, है ना। इसीलिए वो ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे कि देखो पंजाब भी हमारे साथ है, हरियाणा भी हमारे साथ है ना, ठीक बात है। वो ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या दिखा रहे थे कि भाई पंजाब भी हमारे साथ है, हरियाणा भी हमारे साथ है। और यहाँ पे क्यों ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को? क्या? ज़्यादा लैंड रखने वाले फार्मर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ज़्यादा लैंड तो बड़ी जगह भी है। वो जो मिडल मैन है वो सबसे ज़्यादा इधर ही एक्टिव है, ये वाली जगह पे, पंजाब हरियाणा में, है ना। और सरकार बोल रही थी कि भाई ये वाली जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं ये तो फार्मर है भी नहीं, ये तो ये मिडल मैन बैठे हुए हैं। प्लस यहाँ पे इतने बड़े बड़े फार्मर हैं, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम अपने खेत छोड़ के आए हैं, पर उनके वहाँ पे तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं उनके खेतों पे, ठीक बात है। इसीलिए वो इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक बात है।
क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी का छोटा खेत हो तो वो खेत छोड़ के ऐसे 1-1 साल 2-2 साल नहीं बैठ सकता है ना, ठीक बात है ना। इसीलिए सरकार का ये मानना था, इसीलिए सरकार पीछे नहीं हट रही थी। अगर आप मेरे से पूछो कि सरकार क्यों इतना टाइम लगा के उसने वापस लिया, क्योंकि उनके तरफ से भी ये था कि भाई इनसे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, ये फार्मर है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसमें आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे जियो और एयरटेल है ना, उस वाले से भी आप समझ सकते हो, है ना, सेम चीज़ है ना। ये आप मान लो कि ये एयरटेल और आइडिया सब और ये जियो है ना, और उसने फिर आपको फ्री कहा कि लो सिम फ्री सब फ्री और पूरी लत लगा दी है ना, और फिर बाद में आप अभी कराते हो रिचार्ज, है ना, ठीक बात है, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो उस हिसाब से एक स्पेकुलेशन लग रहा था कि हाँ ऐसा होगा। तो इसके लिए सर जो फार्मर थे वो अड़े हुए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार भी अपनी तरफ से अड़ी थी कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, एपीएमसी मंडी बंद होगी और एमएसपी हम लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। प्लस सरकार ने इन दिनों जब तक ये प्रोटेस्ट चला फार्मर्स का दिल जीतने के लिए 2 बारी एमएसपी में हाइक किया, ठीक है, और कुछ बम्पर प्रोक्योरमेंट की वीट और राइस की, ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है ना। अगर फार्मर्स को लगे कि ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा कुछ उल्टा नहीं सोच रही है, ठीक बात है। दूसरा वाला क्या एक्ट था, एक एक्ट है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना, एक एक्ट है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप देखो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो सरकार क्या चाह रही थी कि कोई आदमी है, उसके पास कुछ लैंड है और यहाँ पे कोई भी बड़ा फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, उसका ओनर है, कोई फैक्ट्री, और आप एक बार ही समझ जाओ ताकि आपको, अगर आपको याद भी है, आपने पढ़ा भी है, बोरिंग लग रहा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। अगर किसी के पास कोई पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पर एक फैक्ट्री ओनर है और वो आपको पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे रहा है कि आपको इसी हिसाब की चीज़ जो है वो अपने लैंड पे उगानी है, और उसी हिसाब से जब वो बन जाएगी और हम सारा का सारा आपसे वो चीज़ खरीद लेंगे फॉर ए पर्टिकुलर थिंग जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेज के लिए आपने यहाँ पे पोटैटो उगवाए, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आप इतने पोटैटो उगाओगे और उस हिसाब से, ठीक है। एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, कैसे है मैं बताता हूँ। पर फार्मर्स के दिमाग में क्या था, फार्मर के दिमाग में ये था कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऐसा लिखा होगा और बाद में हम वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए तो वो हमारा जो है लैंड ही हमसे ले लेंगे, ठीक है, वो लैंड हमसे हमारा छीन लेंगे जिस पे हम फार्मिंग करते हैं। प्लस दूसरा क्या था, उनका ये मानना था कि ये तो हम तो भाई अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने बनाया होगा वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसमें कुछ भी लिखा होगा और हम कैसे उस पर साइन कर देंगे, वो तो हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है। ये सब क्या एक टाइप का स्पेकुलेशन है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप देखो फायदा कैसे हो सकता था इससे, फायदा ऐसे हो सकता था, मानो कि सबसे ज़्यादा फायदा इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर था, है ना। मानो हिमाचल प्रदेश या मानो कश्मीर, है ना, कोई भी जगह, मानो हिमाचल प्रदेश या कश्मीर, और मानो एप्पल, पियर, चेरी, कोई भी चीज़ है ना, और यहाँ पर उगती है, आपको पता है कैसे उगती है, और फिर मार्केट में आती है, फिर मार्केट से और आगे बढ़ती है तो मंडी में आती है और फिर बिकती है, लोग खरीदते हैं, है ना, ठीक है ना। और हिमाचल में तो और बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, कश्मीर में तो है भी नहीं, हिमाचल में बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। आप देखो कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कोई मानो जैम बनाने वाली कंपनी हो, है ना, कोई जैम बनाने वाली कंपनी हो और उसका ऐसा मन हो कि भाई हिमाचल में कुछ पर्टिकुलर फार्मर जो एप्पल बनाते हैं, आप हमारे लिए इस टाइप का एप्पल यहाँ पर उगाओ और उस टाइप से हम आपसे सारा प्रोक्योरमेंट कर लेंगे और सीधा हम उससे जैम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे एप्पल उगेंगे, फिर वो मैं कहीं बेचने जाऊँगा और फिर वो आगे बिकेंगे, फिर कहीं भी मुझे पैसा मिलेगा, है ना। आपका काम क्या है, भाई मैंने एप्पल उगाए, किसी जैम वाली कंपनी ने सीधा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे एप्पल दे देना, मैं उसके बदले तुम्हें मैं सारा का सारा जैम बनाऊंगा, है ना, ठीक है। ऐसे स्क्वाश
आपकी जो स्क्वाश आते हैं मार्केट में, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड प्रोसेसिंग, आप फ्रूट्स को प्रोसेस कर करके, वेजिटेबल को प्रोसेस कर करके कोई चीज़ बनाते हो, ठीक है। तो आप समझो कि जो फार्मर वहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे थे वो सिर्फ वो थे वो जो राइस और वीट उगाते हैं, है ना, जबकि फार्मर जो होता है एग्रीकल्चर जो चीज़ है वो सिर्फ कल्टीवेशन करना नहीं है ना, एग्रीकल्चर इज नॉट कल्टीवेशन, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, लाइव स्टॉक वगैरह भी आता है ना, पोल्ट्री वगैरह भी आती है ना, आती है, वो सब एग्रीकल्चर ही बड़ा उसका एक ब्रांच है, उसी के अंडर आप बोलोगे लाइव स्टॉक, पोल्ट्री वगैरह, वो भी सारी एग्रीकल्चर एंड अलाइड ब्रांचेस के अंदर ही आती है, ठीक है। कोई फ्रूट उगाता है, कोई वेजिटेबल उगाता है, वो सब भी इसी के अंदर ही आता है। पर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ वीट एंड राइस वाले हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमएसपी पे जो चीज़ खरीदी जाती है इंडिया में जो चीज़ एमएसपी पे खरीदी जाती है, जो कि आगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद के आगे पीडीएस, है ना, सिस्टम में 2 या 3 रुपए की बेचता है पर केजी, समझ रहे हो? सरकार एमएसपी पे जो भी प्रोड्यूस खरीदती है इट इज़ लेस देन 5%, और वो 5% जो है वो आपका पंजाब और हरियाणा में से आता है, समझ रहे हो? जो सरकार एमएसपी पे जितना भी मैक्सिमम प्रोड्यूस खरीदती है ना, एक तो दैट इज लेस देन 5%, फार्मर को उसका फायदा मिलता है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम वैल्यू है, ये तो नहीं, 5% नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। लेस देन 5% ही लोग सिर्फ जो है अपना प्रोड्यूस जो है एमएसपी पे बेच पाते हैं, ठीक है, और उसमें भी मेजॉरिटी जनता पंजाब हरियाणा में है, ठीक है। तो ये हैं वो लोग जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी इस चीज़ से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये वाली चीज़ हो सकती थी, है ना, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, और उसकी क्या दवा की जा सकती थी, ठीक है। आप देखो दिक्कत क्या है, पहली नंबर दिक्कत की, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात हो रही है ये मतलब सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फार्मर को समझ आने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी, इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द फार्मर एंड द फैक्ट्री ओनर और द कंपनी, तो किसके पास ये लेकर जा सकते थे? डीएम के पास। फाइनल अथॉरिटी कौन होगी? डीएम विल बी द फाइनल अथॉरिटी फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट इस चीज़ का, ठीक है। तो आप देखो इसमें कुछ दिक्कत तो है। सरकार ने क्या सोचा होगा? आपको मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एपीलिएट ट्राइब्यूनल होता है ना, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एपीलिएट ट्राइब्यूनल होता है जहाँ पर जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करते हो, और वो फिर वहाँ पे एज अ सिविल कोर्ट उसको सुनता है और आपको कुछ सॉल्यूशन देता है, ठीक है। आप देखो सरकार ने ये सोचा होगा कि हमारी कोर्ट्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है ना, अगर हम और ये वाला काम भी उनको देंगे तो वो जो मेन काम पहले का पड़ा है और जो पेंडिंग काम है वो उनसे ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे फार्मर, आपको पता ही, ये बड़ी लॉबी है फार्मर की, है ना, फार्मर अगर सड़कों पे आ जाएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपने देखा है ना, बड़ी लॉबी है, बी इट इन पॉलिटिक्स में, वोट्स में, और बाकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने में, मार्केट को कंट्रोल करने में, है ना, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो डीएम पहले ये वाली चीज़ें सुनेगा, और जो उसके असल में डीएम का काम ये थोड़ी है ये वाले काम करना, उसका तो कोई और काम होता है ना। डिस्ट्रिक्ट का हेड है भाई, रेवेन्यू हेड है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये तो उसको कुछ एडिशनल काम दिया गया है, ठीक है। सरकार के दिमाग में ये होगा और लोगों के दिमाग में ये है कि नहीं भाई, डीएम तो ये फैक्ट्री ओनर के साथ मिलके कुछ पैसे खा लेगा और फिर ये तो हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दे देगा, है ना, हो सकता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। मतलब आपने देखा होगा कि ये जो कलेक्टर वगैरह होते हैं वो कुछ ऐसा करप्शन कभी करके, ठीक है, कुछ अगेंस्ट में कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत थी, आपको यहाँ पे कुछ ठीक करके कुछ एपीलिएट ट्राइब्यूनल जैसी चीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। बेशक उसमें आप बोलो कि कोर्ट्स आर ओवरबर्डन, लेकिन फिर भी ये बनता है, इनकी ये मांग जो थी वो जायज़ थी। प्लस आप कुछ एक ऐसा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला ये जो होता है बिल टाइप, आप एक ऐसा बनाओ जिसमें फार्मर को सिर्फ अपना नाम, पता और बस इतना सा भरना हो, और उसमें बाकी चीज़ें पहले की लिखी हों,
ताकि उसको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक कोई पहले से कोई ऐसी चीज़ हो जो एकदम स्टैंडर्ड है, उसमें सब लिखा होता है, बस उसमें उसको ये लिखना है कि नाम और कितने पैसे और कितनी आपकी ज़मीन है, मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं बस वो भरनी पड़े, ताकि उसमें ऐसा ना हो कि वर्डिंग्स के चलते कोई भी किसी को ठग सके। बात समझ रहे हो, है ना? बात समझ आ रही है? तो हाँ, ये दिक्कत इसमें थी, पर इसका फ़ायदा क्या था वो मैंने आपको यहाँ से बताया कि फार्मर जो है वो डायरेक्टली किसी फैक्ट्री ओनर के साथ जाकर डायरेक्ट अपने प्रोड्यूस को बेच सकता था, बोल सकता था कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको मेरे हिसाब से चीज़ें उगानी है। इससे फ़ायदा क्या होना था? इससे एक और फ़ायदा होना था, जो हम वो साइकिल में फंसे हुए थे, किसके? वीट और राइस वाले, है ना? जो वीट और राइस वाले साइकिल में फंसे हुए थे, उससे हम बाहर निकलते। उससे बाहर निकलते तो लोग बाकी चीज़ें भी उगाते, क्योंकि अब लोग वीट और राइस क्यों उगा रहे थे भाई? क्योंकि उस पर MSP मिल रहा था, इसीलिए लोग वीट और राइस उगा रहे थे। लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो चीज़ बनाना चाहती है आपके लिए जिसकी मार्केट में डिमांड है और बिकेगी भी, और आपके से पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप भी सोचोगे कि नहीं यार, वीट राइस नहीं, अब मैं इस बार ही अपने ज़मीन पे कुछ और उगा कर देखता हूँ और उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता हूँ किसी फैक्ट्री के साथ। ठीक है, उस हिसाब से एक आपको ब्रेक भी मिल जाएगा वीट और राइस से। सॉइल अपनी फर्टिलिटी भी रीगेन करेगी, जो नीचे गिरने वाला वाटर टेबल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड है ना, है कि नहीं है? बात समझ आ रही है? तो ये आपकी चीज़ थी जो आपका सेकंड वाला क्या? सेकंड वाला जो आपका लॉ था। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, किस रेट पे प्रोड्यूस खरीदेंगे? हाँ, वो प्रायर डिसाइड होगा। हाँ, रिस्की है ना, मैंने कब बोला? हाँ, है रिस्की, है रिस्की है, पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको। रिस्की तो फिर सारी चीज़ें, वो तो अभी नहीं, अगर ये वाला एक्ट नहीं भी होगा और किसी भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो वैसे भी रिस्की है ना? आपने देखा बहुत ज़्यादा टमाटर उग जाते हैं तो फिर लोग प्रोटेस्ट में रोड पे फेंक देते हैं सारे, है ना? दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको ज़मीन पे फेंक के चले जाते हैं, है ना? प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि भाई मंडी में हमें इसको बेच के 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपये kg, और मार्केट में 100 रुपये किलो के बिक रहे हैं टमाटर, है ना? तो लोग फिर प्रोटेस्ट के रोड में फेंक के चले जाते हैं, है ना? ठीक बात है। क्योंकि ऐसा होता क्यों है भाई? वो तो बीच में किसी ने होर्डिंग कर रखी है, उसकी वजह से इसका यहाँ पे रेट बढ़ रहा है, इसने बेचारे ने तो बेच दिया हुआ है ना सारा का सारा, है ना? तो आप जो बोल रहे हो रिस्की है, वो हाँ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, फार्मर को ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप, ऑप्शन क्या है भाई? अब सब वीट राइस उगा रहे हो, तो आपको ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको कोई और कह रहा है कि मैं, अब कोई बंदा कोई वीट राइस छोड़ के कोई और क्यों नहीं चीज़ उगा रहा है? एक तो MSP वाली बात है, बाकी उसको ये भी लगता है कि भाई मैं कुछ और उगाऊंगा। जैसे आप मक्की लो, मेज़, आप सर्दियों में खाते हो मेज़, मक्की की रोटी खाते होगे, है ना? खाते हो? वो क्विंटल के हिसाब से मेरे ख्याल से 1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बिक रही थी, जबकि फार्मर को सिर्फ उसके 1100 रुपये के आसपास पैसे मिल रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि MSP जो है उस पर ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो है, बेशक उसमें MSP की लिस्ट में वो 22 आइटम है ना, लेकिन मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट उसमें से वीट राइस का होता है, क्योंकि आपका जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, जिसमें आप लोगों को PDS से राशन देते हो, तो उसमें लिखा हुआ है राइस, वीट और कोर्स ग्रेन, है ना? 2 रुपये की ये, 1 रुपये की ये और 2 रुपये की या 3 रुपये की कोर्स ग्रेन है। ठीक है, ठीक है। तो जब सरकार यही चीज़ खरीद रही है, कुछ और उगाकर उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप यही वाली चीज़ उगाओगे। अब अगर कोई मेज़ उगाना चाहता है तो हाँ ठीक है भाई, इस बार मैं सरकार की बात मानूंगा, मेरे को अभी सरकार बोलती थी कि आप राइस और वीट नहीं उगाओ, आप कुछ और भी उगाओ, इससे वाटर टेबल गिर रहा है, ये सारी फर्टिलिटी कम हो रही है। तो मेरा मन किया भाई मैं मेज़ उगा लेता हूँ इस साल, लेकिन भाई कोई खरीद ही नहीं रहा है ना? मार्केट में डिमांड ही नहीं है। आपके डिमांड के हिसाब से कोई बंदा आपसे पहले से खरीद ले और वो चीज़ आपको बिक जाए और आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाए,
ठीक है, उस हिसाब से दिमाग में रख के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई थी। ठीक है, ठीक है। अब वो जो तीसरा वाला है वो क्या है? तीसरा वाला एक्ट क्या था? हाँ, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या था? पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या होता था? आप देखो, एसेंशियल कमोडिटी वाला जो एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी सरकार वो चीज़ें जो उसे किसी भी टाइम पे लगता है कि एसेंशियल हैं उसको वो उसमें डालती है। ठीक है, ठीक है ना, एसेंशियल कमोडिटीज़ में, ताकि उसके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है उसको कम किया जा सके, है ना, है ना। एसेंशियल कमोडिटी में क्या आता होगा? आप बोलोगे सर अनियन आता होगा, पोटैटो आते होंगे, राइस आती होगी। आप देखो, जब 2020 में कोरोना हुआ था, है ना, तब आपके एसेंशियल कमोडिटी में सैनिटाइजर और फेस मास्क भी डाला था, है ना, ठीक है। तब आपके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सैनिटाइजर और फेस मास्क को भी डाला गया था, और एक कैप लगाई गई थी, कि शायद 200 रुपये से ज़्यादा महंगा कोई सैनिटाइजर नहीं बिकेगा और ऐसा कुछ था, और 10 रुपये से ज़्यादा महंगा कोई मास्क नहीं बेचेगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, ताकि आप अपने मन मुताबिक जो है चीज़ें बेचो ना। ठीक है, तो एसेंशियल कमोडिटी का ये मतलब था। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया इसके अंडर, उसमें से ये सारी चीज़ें जो थी इसमें से बाहर निकाल दी, है ना। अनियन वगैरह, पोटैटो जो थे, उनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया गया। लोगों का ये कहना था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में से आपने इनको बाहर निकाल दिया है, तो अब तो इसकी बहुत ज़्यादा होर्डिंग होगी और फिर उस हिसाब से प्राइस इसका बढ़ जाएगा, है ना। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का काम ही यही था कि आप इसमें चीज़ें डाल रहे थे ताकि प्राइस उसका ना बढ़े, है ना, सही बात है। लेकिन अगर आप इसमें से इन चीज़ों को बाहर निकाल दोगे फिर तो इसकी होर्डिंग हो सकती है और इसका प्राइस बढ़ सकता है ना। आप देखो, इसमें से इसको क्यों निकाला गया था और क्यों सरकार चाह रही थी कि इसकी स्टोरेज हो? क्योंकि बड़ी कंपनियां जो थी उन्होंने कोल्ड स्टोरेज, हमारे इंडिया में क्या चीज़ की कमी है भाई? कोल्ड स्टोरेज की कमी है ना, ठीक बात है। कोल्ड स्टोरेज की कमी है, प्याज हो या फिर अनियन, मतलब पोटैटो हो, सारी चीज़ें वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो बड़े प्राइवेट प्लेयर जो यहाँ पे APMC मंडी बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हाउस भी बना के रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर जो है, कुछ सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि सरकार हर जगह जाके ये कोल्ड स्टोरेज बनाए। ठीक है, तो अगर आप कुछ चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाल दोगे और बड़ी कंपनियां उसे अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेंगी, ये सरकार के दिमाग में था कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो कुछ प्राइवेट कंपनियां अगर कोल्ड स्टोरेज बना रही हैं तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगी। ठीक है, फार्मर के दिमाग में क्या था कि अगर ये आप बाहर निकालोगे तो उससे ये होर्डिंग करेंगे रिटेलर वाले और इसका प्राइस बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, क्या कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ता है एक साल में, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ता है एक साल में, तो उसको हम रोकेंगे यहाँ पर और उसको वापस से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाले में डालेंगे और हम कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ताकि ये होर्डिंग वाली समस्या जो है वो दूर हो सके। ठीक है, एनी काइंड ऑफ वॉर, इमरजेंसी, जहाँ पे सरकार को लगे कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली चीज़ें मार्केट में बड़ी ज़रूरी हैं और पीछे से सप्लाई कम हो रही है और इसकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है अचानक से बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में भी हम बीच में इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि एक फ्री हैंड दिया गया है कि मतलब ये चीज़ें निकाल दी हैं तो अब आप दिमाग में यही सोच के बैठोगे कि भाई अब तो इसकी होर्डिंग होगी और 10 रुपये की चीज़ जो है वो 100 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो ये दिमाग में सरकार के था, उसी हिसाब से ये फार्म लॉ बनाए गए थे। ठीक है, ठीक है। अभी उसके बाद आपको पता है वो सारा प्रोटेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। और फिर लास्ट में सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन एक्चुअल में अच्छे थे और इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे पर नहीं हुए। पर
कोई बात नहीं, आप भी तो बाद में कभी भी होंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इतना आपको एग्रीकल्चर में समझ आ गया। आप कुछ लिखने वाला है, आप थोड़ा सा लिखो। नहीं, फार्म लॉ में नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है फार्म लॉ में, पर मतलब कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जैसे इलेक्शन कमीशन आप पढ़ते हो पॉलिटी में, है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है ना, हाउ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया, ऐसा थोड़ी पूछते हैं, नहीं पूछते ना। बोलते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कोई चीज़ बताओ कि आज तक कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ है ना, तो आप बताते हो कि ये वीवीपैट लाया है ना, बहुत सारी चीज़ें, है ना, होता है ना, कि इनकम आपको शो करनी पड़ती है उसमें जाने से पहले, है ना, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो फिर उस हिसाब से आप बाहर हो जाओगे, ऐसे बहुत सारे जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म होते हैं। उस हिसाब से आप कि एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म लाए गए सरकार ने, दिक्कत क्या थी, तो आप दिक्कत बताओगे। पहले मैंने आपको सारी दिक्कत बताई थी पिछले लेक्चर में, है ना, उस हिसाब से ओवर द ईयर सरकार ने कौन कौन सी सॉल्यूशन के लिए स्कीम लाई, ठीक है, और फिर ये लॉ के बारे में भी आप बताओगे कि इनसे ये फ़ायदा हो सकता था लेकिन बाद में इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। इस हिसाब से एक बड़ा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लिखना है, एक बार मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो। अभी जितना बताया उसमें आपको कोई डाउट है? हाँ, अब आप बताओ क्या कह रहे थे, अब खत्म हो गया ना ये। हाँ, शुगर वाला क्या था? हाँ, मैंने आपको वो भी बताया था ना, बीटी कॉटन और वो सब भी बताया था ना, ठीक है। आप उसमें लिखो जो फर्टिलाइजर वाला था, ठीक है, एक दो चीज़ है वो लिख लो आप। फर्टिलाइजर वाले में लिखो कि फर्स्ट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज were given by the government. Nutrient based subsidies were given by the government from 2010. Companies get subsidies. Companies get subsidies based on the weight of micro and macro nutrients. Based on the weight of micro and macro nutrients. ठीक है, अगला लिखो टेलर मेड फर्टिलाइजर्स एज पर सॉइल रिक्वायरमेंट. टेलर मेड फर्टिलाइजर्स, टेलर मेड का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइप के, ठीक है. टेलर मेड फर्टिलाइजर्स एज पर द सॉइल रिक्वायरमेंट, टेलर मेड फर्टिलाइजर्स एज पर द सॉइल रिक्वायरमेंट were distributed amongst the farmers. Neem coated urea was introduced. Neem coated urea was introduced so as to
यूरिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड so as to stop smuggling to Nepal, Bangladesh, so as to stop smuggling of urea, so as to stop smuggling of urea to Nepal, Bangladesh, ठीक है, and smuggling of urea to other chemical industries, and smuggling of urea to other chemical industries. And smuggling of urea to other chemical industries. फिर क्रेडिट में आप लिखो, एक क्रेडिट वाला ऑप्शन था ना, ठीक है, क्रेडिट वाले ऑप्शन में लिखो इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मैंने आपको बताया था ना क्या होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन जब आप एक टाइप का लोन लेते हो और उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो सरकार अपनी तरफ से चुकाती है ना, बताया था ना पहले, आज की क्लास में नहीं, पहले बताया ना इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन यार, इंटरेस्ट सबवेंशन, जैसे आपको मैंने एक दिन हम स्कीम पढ़ रहे थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, याद है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने क्या बताया था कि बाहर की कंपनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आकर यहाँ पे कुछ काम करें, है ना, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या प्लांट खोलें, वहाँ पे कोई चीज़ बेचें, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ बनाएं और फिर वो इंडिया में बिके, है ना। अगर वो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर की सेल करे, उस सेल के हिसाब से इस कंपनी ने जो चीज़ बनाने के लिए कहीं से लोन लिया होगा, फॉर एग्जांपल, है ना। अगर इसने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोली, कोई प्लांट खोला, उसके लिए उसने किसी बैंक से लोन लिया है, तो उसका कुछ परसेंट, जैसे 7% के इंटरेस्ट पे इसने लोन लिया होगा, कुछ करोड़ रुपीस, है ना, उसका मानो 2% इसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। कैसे कि आपने इतना सारा काम यहाँ पर आकर किया, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इतना हमें यहाँ पर चीज़ें बिकी, उस हिसाब से सरकार ने जीएसटी में यहाँ से भी पैसा कलेक्ट किया होगा ना, उस हिसाब से हम आपको जो आपने लोन दिया था उसमें से 2% जो आपको चुकाना था वो हम सरकार यहाँ से चुकाएगी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, है ना। तो मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ कि फार्मर ने अगर लोन लिया है तो उसका कुछ परसेंट जो है गवर्नमेंट चुकाएगी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है ना। हाँ, तो आप लिखो इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3 to 4%, interest subvention of 3 to 4% on farm loans, interest subvention of 3 to 4% on farm loans, ठीक है। increasing the corpus of NABARD, increasing the corpus of NABARD, increasing the corpus of NABARD so that more credit can be provided for agricultural activities, for agricultural activities। आप नीचे एक चीज़ लिखो, जैसे बैंकिंग में रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी थी? नरसिम्हन कमेटी थी, याद है आपको? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी कमेटी थी, क्या बोलोगे? नचिकेत मोर कमेटी थी, याद है? वैसे अगर आपसे कोई पूछे ये फार्मर मतलब एग्रीकल्चरल में रिफॉर्म के लिए एक कमेटी है, उसका नाम है शांता कुमार कमेटी, लिखो,
ठीक है। एक कमेटी है जिसको आप बोलते हो, एक कमीशन है जिसको आप बोलते हो स्वामीनाथन कमीशन, है ना। वो आपको पता है किसके लिए है, एमएसपी के लिए, है ना, स्वामीनाथन कमीशन, है ना। वैसे एक कमीशन है, कमेटी, जिसका नाम है शांता कुमार कमेटी ऑन एफसीआई एंड पीडीएस रिफॉर्म्स। एक कमेटी बिठाई गई ऑफ शांता कुमार कमेटी ऑन एफसीआई पीडीएस रिफॉर्म, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिफॉर्म, ठीक है। ये एडिशनल आप अपने लिए लिख कर रखो। एक छोटा सा सब टॉपिक एपीएमसी, छोटा सा सब टॉपिक एपीएमसी। मॉडल एपीएमसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मॉडल एपीएमसी एक्ट, छोटे से बुलेट पॉइंट है ताकि आप एक बारी नजर मारो तो आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है, क्या पढ़ा था। मॉडल एपीएमसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003, ठीक है। some states passed this APMC act while others didn't. Tax rates varied across the states. Tax rates varied across the states. There was an interstate barrier. ठीक है। फिर आप लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was not able to create a common national market, ठीक है। वन नेशन वन मंडी वाली भी एक स्कीम है, ठीक है, वन नेशन वन मंडी, ठीक है। तो वो भी आप लिख लो, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, एक वन नेशन वन मंडी वाली स्कीम लाई गई थी। आप देखो कि ये मैंने जो स्वामीनाथन कमीशन वाली आपको बात की और इस पे ये एमएसपी की बात की कि फार्मर हर बारी बोलते हैं एमएसपी हमारा एमएसपी बढ़ाओ, है ना। आप वो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट इंप्लीमेंट करो। वो आपको पता है क्या है, आपको पता है या फिर मैं बताऊं 2 मिनट के लिए। आप देखो दो चीज़ होती हैं, एक चीज़ होती है A2, एक चीज़ होती है A2 प्लस FL और एक चीज़ होती है C2, ठीक है। एक चीज़ होती है A2, एक चीज़ होती है A2 प्लस FL और एक चीज़ होती है C2। ये A2 प्लस FL वाला अभी जो ब्रैकेट है जिस पे सरकार MSP देती है, ठीक है। A2 प्लस FL वाली जो ब्रैकेट है इसके ऊपर सरकार जो है अभी MSP लोगों को प्रोवाइड करवाती है, जबकि स्वामीनाथन कमीशन में क्या बोला गया है, ये C2 वाली ब्रैकेट में आप जो है MSP प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। मतलब क्या है, सरकार बोलती है हमने 2.5 टाइम वी गिव 2.5 टाइम्स द, मतलब सब MSP 2.5 टाइम्स MSP ऑन वीट जैसे, ठीक है। मतलब क्या है, उसको उगाने में जितना भी, मतलब इस ब्रैकेट पे जितना कॉस्ट आया उसका भी हम 2.5 टाइम्स आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो भाई ये A2 और A2 प्लस FL और ये C2 है क्या। A2 क्या है, A2 होता है कॉस्ट ऑफ सीड्स। A2 क्या है, कॉस्ट ऑफ सीड्स, ठीक है। और जो भी उसका इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जो भी उसको उगाने में लगा होगा, ठीक है। कोई चीज़ उसने उगाई, उसके लिए उसने सीड फर्टिलाइजर जो भी लिया, उसको आप बोलोगे वो सब किस में आता है, A2 में, ठीक है। जो रॉ कॉस्ट है किसी क्रॉप को उगाने के लिए जो रॉ कॉस्ट है उसको आप बोलोगे कि भाई वो A2 में आती है, ठीक है। अब भाई A2 प्लस FL में क्या आता है, A2 प्लस FL में ये चीज़ आती है
कि वो बंदा A2 तो है ही है, FL का मतलब क्या होता है कि उस बंदे के घर पे जितने भी परिवार हैं वो आकर उसके लैंड पे काम कर रही है, मतलब समझ रहे हो, उसकी बीवी, उसके बच्चे, ठीक है, वो हेल्प करवा रहे हैं उस फार्मर को, अपना लैंड हो या किसी का भी लैंड हो, मानो उसका खुद ही का लैंड है, ठीक है, उसका खुद ही का लैंड है, छोटा मार्जिनल फार्मर है, और उसकी बीवी और उसके बच्चे भी आकर कुछ काम करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनका भी कुछ मैनुअल कॉस्ट है ना, टाइम दे रहे हैं, कुछ काम तो कर रहे हैं ना, ठीक है, फैमिली लेबर, ठीक है। FL का मतलब क्या है? फैमिली लेबर, लिख लो आप साइड में, FL का मतलब है फैमिली लेबर, ठीक है। तो कुछ उन्होंने अपना फॉर्मूला बनाया उस हिसाब से कि अगर फैमिली काम करेगी तो 3 बंदों के हिसाब से इतना पैसा हमें उनको देना चाहिए, ठीक है, ठीक है, A2 प्लस FL। और फिर भाई ये C2 क्या है? A2 प्लस FL और ये C2 क्या है? इसमें इस C2 में A2 प्लस FL तो है ही है, कुछ एडिशनल चीज़ भी है जिसको मिलाकर ये C2 बनता है, ठीक है। C2 में क्या है? ये वाला कॉस्ट तो है उसका खुद का रॉ मटेरियल का कॉस्ट उगाने का, FL मतलब फैमिली लेबर, और C2 का मतलब क्या होता है कि मानो भाई वो उसकी ज़मीन थी और वो उस पर उगा रहा था कोई क्रॉप, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ये ज़मीन, वो ये भी तो कर सकता है कि वो ये ज़मीन बेच के खुद शहर में जाके रहे, ठीक है, कर सकता है कि वो खुद ये ज़मीन बेच दे और शहर में जाके रहे, पर क्योंकि वो ये ज़मीन नहीं बेच रहा है और वो खेती कर रहा है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए उसे कुछ और एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। कैसे समझ आएगा आपको? आप थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे 14th फाइनेंस कमीशन, 1 या 2 क्लास के बाद जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसमें जो डेवल्यूशन ऑफ मनी है, डेवल्यूशन ऑफ मनी कि अलग अलग स्टेट को किस हिसाब से पैसा देना चाहिए, है ना, एक सेंट्रल पूल में पैसा आया और फाइनेंस कमीशन किस हिसाब से अलग अलग स्टेट्स को पैसा आगे बांटेगी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें, पॉपुलेशन साइज कितना है, इनकम एक्सट्रीमिटी कितनी है, कितना नीचे पिछड़ा है ना, उस हिसाब से, ठीक है। उसमें एक और चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो फॉरेस्ट, ठीक है, एक चीज़ आती है उसमें फॉरेस्ट। जिस स्टेट में ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, क्योंकि भाई उस स्टेट ने फॉरेस्ट को नहीं काटा ताकि वो बड़ी इंडस्ट्री बनाए, उसने फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया, तो आपको उसको रिवॉर्ड करना है इस चीज़ के लिए कि आपने पर्यावरण की रक्षा की, उस हिसाब से हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे ताकि आप इस फॉरेस्ट को और मेंटेन करो। बात समझ आ रही है? उसी दिमाग से आप फिट करो कि इसके पास लैंड था और ये लैंड बेचकर जा सकता था, लेकिन इसने नहीं बेचा और इसने फार्मिंग की, उस हिसाब से इसको कुछ और पैसा दो, और वो बनता है C2। सरकार आपकी जो है वो अभी भी A2 प्लस FL पे पैसा देती है, और स्वामीनाथन कमीशन जो था उसने बोला था कि C2 के ऊपर आप 2.5% जितना भी आपको देना है उसके ऊपर देना है, लेकिन ब्रैकेट ये वाला होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये आपका शॉर्ट में स्वामीनाथन कमीशन, और ये A2 प्लस FL और C2 ये चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ तक देखो आपको सब समझ आया कि नहीं? यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताओ। क्या चीज़? रेंट? हाँ रेंट ही मान लो, आप रेंट ही मान लो, एक टाइप का रेंट मान लो। समझ आ गया? तो आपने अभी तक क्या देख लिया? एग्रीकल्चर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में जाओ, और उसमें ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं। आप मैन्युफैक्चरिंग में एक टॉपिक डालो और लिखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, उसके 2-3 पॉइंट आप लिखो। थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखो कि 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन 1948 ये सब आपको मेंस में काम आएगा, आप वर्ड बढ़ाने के लिए, है ना,
मेंस में आपके वर्ड्स कम हो जाते हैं ना आंसर लिखते हुए, तो आपके पास वर्ड्स हों कि आपको कुछ लिखना है तो आप उसमें ऐसा स्टार्ट कर सकते हो कि इन 1948, जैसे आप एलपीजी रिफॉर्म लिखते हो तो 1991 से स्टार्ट करते हो ना, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए आप दिमाग में सबसे पहले क्या आता है 1991। वैसे ही अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए आएगा तो आप लिखोगे 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी गिवन बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ठीक है। in 1956 the policy was revised. In 1956 policy was revised and main focus was given to the PSUs, ठीक है, and main focus was given to the PSUs। फिर 1991 LPG रिफॉर्म्स, नरसिम्हन राव न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नरसिम्हन राव न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके नीचे लिखो FDI रिलैक्स्ड, आपको पता है क्या है लेकिन आप थोड़ा सा लिख लो। FDI रिलैक्स्ड हमने पढ़ा था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। लिखो FDI रिलैक्स्ड। सेकंड पॉइंट, NRIs वर अलाउड टू इन्वेस्ट अप टू 100% इन इंडियन कंपनीज, अप टू 100% इन इंडियन कंपनीज, ठीक है, अप टू 100% इन इंडियन कंपनीज। थर्ड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है। फोर्थ, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द PSUs, PSUs। and fifth is introduction of CCI Act 2002, CCI Act क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या देखता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या देखता है भाई? CCI एक्ट लाया गया 2002 में, ये बात हो रही है। CCI एक्ट लाया गया 2002 में, फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ। कभी आपने इसका नाम सुना है न्यूज में? हाँ, आज ही सुना है, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना? न्यूज में होता है ना ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? फेयर तरीके से मार्केट काम करे, फेयर कंपटीशन हो मार्केट में, कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना ले, ये चीज को देखना, ठीक है। जैसे सेबी का क्या काम था, है ना, था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, किसका काम है? सेबी का। आरबीआई का क्या काम है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, बहुत सारे काम है, मतलब उसका काम है बैंकों पे उसका रेगुलेशन है, ठीक है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, ठीक है। वैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? फेयर तरीके से मार्केट में काम हो, उसको कौन रेगुलेट करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। न्यूज़ में कब था? आप देखो न्यूज़ में ये ज़्यादा रहता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से रहता है। अभी रिसेंटली क्या होता था, ये जियो और एयरटेल और ये आइडिया, इनके बीच में जो लड़ाई होती है ना, उसके लिए ज़्यादा न्यूज़ में रहता था, ठीक है, पिछले 1-2 सालों से। वो इंटर कॉल रेट होता है ना एक, आप किसी को कॉल करते हो तो वो कुछ आपके एक्स्ट्रा पैसे लगते थे, है ना, या फिर वो भी छोड़ो, ये जियो मुफ्त में सारी चीज़ें बांट रहा था, है ना। उस हिसाब से ये जो थे 2 एयरटेल वगैरह, ये मिलकर गए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि ये जो है अच्छी ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है, ठीक है, ये अच्छी ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है मार्केट के लिए, ये फ्री में इतना सब कुछ बांट रहे हैं, उससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा पैसा है होगा, लेकिन मतलब मार्केट में अगर आप
बहुत ज़्यादा चीज़ फ्री में बांटोगे तो उसकी वजह से हम, ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आप रेट कम कर सकते हो लेकिन आप फ्री में कोई चीज़ नहीं बांट सकते ज़्यादा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखा हाँ जियो तो ऐसा ऐसा कर रहा है, उस हिसाब से फिर एक टाइम के बाद देखो उसने अपने प्राइस बढ़ाए थे कुछ, मतलब पहले 444 फिर कुछ 666, अब तो कुछ और ज़्यादा हो गया है ना। चलो अभी तो सबने बढ़ा दिए, पहले स्टार्टिंग में तो आपको सब फ्री में मिलता था, फिर उसने कुछ पैसे लेना स्टार्ट किए है ना, धीरे धीरे करके बढ़ा था ना, उस हिसाब से। या फिर कोई और भी चीज़ हो, ठीक है, ये इंटर कॉल रेट वाली भी कोई चीज़ थी कि ये इस पे ज़्यादा पैसे लगाता था, ये कम लगाता था, उस हिसाब से, ठीक है। तो इस पे फाइन भी लगता रहता है, ऐसे एयरटेल पे बहुत ज़्यादा फाइन बार बार लगता रहता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लगाता है। ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस ये ट्राई मिलके, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। CCI और ट्राई मिलके मैंने एग्जांपल दी इन केस ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, ठीक बात है। फिर आप नीचे लिखो, थ्री sectors were reserved for the public sectors. 3 sectors were reserved for public sector. First is atomic energy, second is atomic minerals and rail transport, ठीक है। थोड़ा सा लिखने वाला मैं आपको लिखते लिखते ही समझा दूंगा, ठीक है। इसके नीचे आप लिखो इंडस्ट्रियल लाइसेंस was required for first alcohol distillation brewing, ठीक है। सेकंड टोबैको एंड सिगार, इंडस्ट्री की बात चल रही है ना अभी। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, और लास्ट इज हैजार्डियस केमिकल्स, ठीक है। these licenses were given by the Secretariat of Industrial Assistance under DIPP Ministry of Commerce, ठीक है, अंडर DIPP Ministry of Commerce। फिर आप लिखो वेरियस पॉलिसीज were introduced by the government to increase the GDP in manufacturing sector, First is Industrial Policy 1991, Manufacturing Policy 2011, IT Policy 2012, Telecom Policy 2012, and last is FDI policy. ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में कुछ छोटे से पॉइंट लिखो। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2011 है, उसमें क्या लिखना है आपको, टू रेज द शेयर ऑफ
manufacturing sector, to raise the share of manufacturing sector, to raise the share of manufacturing sector from existing 15%, from existing 15% to 25%, from existing 15% to 25%, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट जॉब्स एंड स्किलिंग, सेकंड पॉइंट है जॉब्स एंड स्किलिंग। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर पहला क्या है कि शेयर ऑफ जीडीपी को बढ़ाना है, ठीक है, कितना एग्जिस्टिंग 15% से 25% तक लेके जाना है। सेकंड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में जॉब्स को इंक्रीज करना है, जॉब्स एंड स्किलिंग। जॉब्स एंड स्किलिंग के अंदर लिखो बुलेट पॉइंट, टू प्रोवाइड 100 मिलियन जॉब्स इन अ डेकेड, टू प्रोवाइड 100 मिलियन जॉब्स इन अ डेकेड, ठीक है। स्किल इन, नीचे लिखो स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया, स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर इंट्रोड्यूस्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और लास्ट लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एक चीज लिखो फाइनेंस, ऐसे लिखो एडिशनल फाइनेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल फाइनेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर वाया, एडिशनल फाइनेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर वाया पीपीपी मॉडल्स, वाया पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, पीपीपी मॉडल। फॉर एग्जाम्पल रीट्स, REITS, मैं बताता हूँ क्या, ठीक है, REITS एंड INVITS कॉमा इनविट्स, एक है रीट्स एक है इनविट्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड फ्रीट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड फ्रीट कॉरिडोर्स were to be made operational by the end of the decade, ठीक है। अब आप एक ऐसा बीच में बनाओ और इधर लिखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इधर लिखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लिखो सोशल सिक्योरिटी लाइक EPFO, सोशल सिक्योरिटी लाइक EPFO, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी लाइक EPFO, मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी बेनिफिट लिख दो, मैटरनिटी बेनिफिट वर गिवन टू देम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 was amended, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 was amended। थर्ड लिखो शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, Shops and Commercial Establishment Acts of State Government,
ऐसे लिखो, मतलब क्या मतलब है, आपको ये समझाया जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। तो क्या लिखा जा रहा है, जिनको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। कौन से भाई, जिसको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, जिसका ईपीएफओ में खाता खुला हुआ है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये बताई जा रही है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई बंदा कहीं काम करता है तो उसको हम मानेंगे कि वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। थर्ड बोला जा रहा है कि शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉयड है उसको भी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। लास्ट लिखो, एक और लिखो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ठीक है। आपको इसमें से कोई दो तीन एक दो याद रखना है, कभी लिखने के लिए आ जाए, ठीक है बस। और लास्ट प्लांटेशन एक्ट्स और पीपल वर्किंग इन प्लांटेशन एक्ट्स और पीपल वर्किंग इन PSUs और कॉपरेटिव्स, और पीपल वर्किंग इन PSUs और कॉपरेटिव्स, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लिखो, दीज आर दोज पीपल हु आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, दीज आर दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। There is no particular definition regarding to this unorganized sector. There is no particular definition regarding to this unorganized sector, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन है क्या, तो आप क्या बोलोगे, है। माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन है इंडिया में, है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माइनॉरिटी क्या होती है, हाँ वही ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, डिपेंड करेगा, इसीलिए तो पूछा ना आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या। आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, चलो ठीक है छोड़ो। क्या चीज़, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, जो मेजॉरिटी नहीं है वो क्या क्या है, अच्छा ओके ठीक है चलो, अच्छा नीचे लिखो, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, देर इज नो कंसेंसस ओवर द डेफिनेशन ऑफ दिस, है ना। फिर लिखो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 was enacted. Unorganized workers social security act 2008 was enacted to improve the quality of life of these workers, ठीक है। और लास्ट social security boards were set up at national and state levels. Social security boards were set up at national and state levels, ठीक है। Social security boards were set up at national and state level, ठीक है। आप देखो कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये क्या बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, आप देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ईपीएफओ, है ना, ठीक है। इसमें जिसकी मिनिमम 15,000 से ज़्यादा सैलरी होती है, क्या ग्रेटर देन 15,000 जिसकी सैलरी होती है, उसको ये ईपीएफओ का खाता खुलवाना पड़ता है, ठीक है।
और उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा यहाँ से जो एम्प्लॉयर है और एक है एम्प्लॉय, एक जिसने रिक्रूट किया और एक जो काम कर रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे इसमें जमा करवाते हैं, ठीक है, इस बंदे के लिए जो बंदा काम कर रहा है। जैसे 12.5% है, ठीक है, 12.5% वो कंपनी डालेगी, 12.5% इसके इसमें से खुद कटेंगे, दोनों के मिला के इस प्रोविडेंट फंड में पैसा डलता है। ठीक बात है, ठीक है। पर ये वाला गेम कौन खेल सकता है भाई? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो ये चीज़ कर सकता है। अभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी या और भी सर्विसेज सेक्टर में भी वो जानबूझ के यहाँ तो आपको इसमें से बाहर निकालने के लिए, ताकि कंपनी वाले को ये वाला पैसा ना डालना पड़े, है ना। अब ये तो एक्ट बना दिया हुआ है, तो आपके ऊपर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये वाला पैसा डालना है, ये इस वर्कर को तो डालना ही है, पर ये कंपनी वाले को भी ये वाला पैसा डालना है ना, ठीक है। अभी जानबूझ के इसकी सैलरी ऐसे फिक्स की जाए कि एकदम 14,995 है ना, तो ये इस गेम से बाहर हो सकता है, ठीक है। या फिर इसको कुछ फॉर्मल मतलब ये ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं दिया जाए और वो सोचे कि मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, पर वो असल में हो ही ना, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। क्या होता है, आपको ऐसा लगता है आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, अब आप ये मत सोचना कि ये सर टाटा और बिरला, वो नहीं भाई, उतनी बड़ी नहीं, ये तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, है ना, किसी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको कुछ पैसा मिला। 15,000 वाला टाटा बिरला नहीं ना होगा, वो तो कोई फैक्ट्री होगी, है ना। उसको लगता है मैं एम्प्लॉय हूँ, एक्चुअल में कंपनी वाले उसको एज अ एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करते, है ना, वो तो उसको ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह के इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करते हैं ना, उसको ये मिलता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए उसमें लिखा है कि एक एक्ट पास किया गया इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, मतलब कंपनी ने कुछ ऑफिशियल्स नियुक्त किए और वो ये जाके देखते हैं कि ये वाला जो पैसा है ये कंपनी इसमें डाल रही है हर बंदे का कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर जो है एक्ट में ऐसे प्रोविज़न बनाई गई कि इनको ये दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि इनके कितने एक्चुअल में यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं और कितने लोग यहाँ पे ईपीएफ में पैसा कटवाते हैं, डालते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपको बात समझ आई है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्या बात हो रही है, ठीक है। आप देखो, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए और बहुत सारे काम किए गए, जैसे ये मेक इन इंडिया वाला है, जैसे ये मुद्रा लोन दिया जाता है। मुद्रा लोन के बारे में आपने सुना है? जैसे एक स्कीम है जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन है, एम, या आपने सुना होगा अटल टिंकरिंग लैब्स, सुना है आपने? अटल इनोवेशन मिशन, है ना। आप देखो कि ये मेक इन इंडिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेक इन इंडिया क्या चीज़ है ना। मेक इन इंडिया कब आई? मेक इन इंडिया 2015, है ना। दिमाग में क्या था? दिमाग में ये था कि ये मेक इन इंडिया स्कीम लाने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ के सीएम थे? गुजरात के, है ना। और वहाँ पे ये वाली चीज़ होती थी हर साल, है ना, पता है आपको। वहाँ एक इन्वेस्टर समिट होता था हर साल अहमदाबाद में, इन्वेस्टर समिट, है ना। और वहाँ दुनिया भर के सारी कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज सारी गुजरात में आती थी, और गुजरात में इसीलिए बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे नई गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है, वो भी उधर ही है ना, अहमदाबाद में, है ना, ठीक है। तो गुजरात में तो ये काम करके नरेंद्र मोदी ने पहले दिखाया हुआ था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसको नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको कुछ बूस्ट मिले, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ बूस्ट मिले, ठीक बात है। तो क्या किया गया, ये मेक इन इंडिया के नाम पे कि आप इंडिया में आओ और यहाँ पर चीज़ें बनाओ। हम आपको क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? इंडिया में क्या है, अगर आप एक स्कीम लॉन्च कर दो मेक इन इंडिया, ठीक है, आप इंडिया में आके बनाओ, पर बाहर की कंपनी इंडिया में आके क्यों बनाएगी, पहले ये बताओ, है ना। चीप लेबर तो चाइना में भी है, हाँ, एजिंग पॉपुलेशन तो नहीं है, इतनी तो नहीं है एज कंपेयर टू अमेरिका या फिर यूरोप, यूएसए और यूरोप के कंपैरिजन में तो चाइना की पॉपुलेशन यंग है ना।
यूएसए और यूरोप के कंपैरिजन में तो चाइना की पॉपुलेशन यंग है। हाँ अब बताओ। और मार्केटिंग हाँ तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बेचेंगे ना इधर आके, यहाँ बनाने से क्या होगा? हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उसमें बाहर वाले को बनाने में क्या फ़ायदा है? आप समझो, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, मार्केट, तो भाई उसमें बाहर वाले को क्या फ़ायदा है पहले वो बताओ। मेक इन इंडिया में मैं किस बात का मार्केट भाई? वो तो मार्केट उसको तब चाहिए जब उसको बेचना है, तब तो वो कहीं पर भी बना के इंडिया में आके बेच सकता है ना। बात समझ आ रही है ना? उसमें मेक इन इंडिया की क्या जरूरत है? क्यों? जैसे अगर आपको कुछ चीज मेडिकल में बनानी हो वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा लेबर को। हाँ वो तो एक चीज़ होगी ना, चीप लेबर हो गया ना, चीप लेबर एक चीज़ आ गई। फिर चीप लेबर मैं बोल रहा हूँ चाइना में भी है, तो सेम कंपनी इंडिया में आकर क्यों कोई चीज़ बनाए अगर चाइना में वो चीज़ बनी रही है तो? समझ रहे हो? अरे भाई नाइकी का जूता अगर कोई उसका सोल या कोई सारी चीज़ें चाइना में बन रही हैं, पहले से प्लांट लगा है, सारी चीज़ें हैं, चीप लेबर भी है, चाइना से ज़्यादा चीप लेबर थोड़ी मिल जाएगी इंडिया में? चाइना में तो मिलती है ना चीप लेबर, ऊपर से कम्युनिस्ट सरकार है, कोई लॉ भी नहीं है कि इतने घंटे काम करना है, वहाँ पे तो करना पड़ता है काम, है ना? उस हिसाब से कोई इंडिया में आके क्यों बनाना चाहेगा? क्या? हाँ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अभी तो नहीं है, पर मेक इन मतलब इसमें नहीं है, मेक इन इंडिया वाले में नहीं है। वो इस स्कीम में आप ये बोल सकते हो कि हाँ इसमें आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट हैं, बहुत सारा, है ना? स्टार्टिंग में टैक्स बेनिफिट है ना? है स्टार्टिंग में बनाने में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है वो सीधी तो इससे कनेक्टेड नहीं है, पर काम उसका यही है मैन्युफैक्चरिंग में, है ना? फिर आपको वो सब चीप इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें, टैक्स बेनिफिट, कोई आप पे इतने सालों के लिए, जैसे 10 साल के लिए आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस हिसाब से टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना? जिस हिसाब से आपके वो SEZ बनाए गए हैं, है ना? SEZ मैंने आपको बताया था ना, वो नोकिया मोबाइल वाला केस, है ना? याद है? चेन्नई वाला, याद है ना? चेन्नई में नोकिया मोबाइल जो एक SEZ में बनता था, याद है ना? तो SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना? है ना? जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना? है ना? पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का तभी आपको पैसा मिलता है जब आप वो चीज़ बनाओ और वो इंडिया में बिके। दो चीज़ें हैं, ठीक है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मजा स्कीम का तब उठा सकते हो अगर आप इंडिया में आके कुछ बना रहे हो और उसका जो सेल हो रहा है वो इंडिया में बिक रहा है, तभी यहाँ से जो GST में एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा होगा वही यहाँ से घूम को मिल रहा है। बात समझ रहे हो? अभी यहाँ कुछ बना के बाहर बेच दिया तो उसमें यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, फिर ये गेम नहीं खेल सकते, ठीक है ना? अच्छा ये मिल गया। आप देखो मेक इन इंडिया के लिए अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो लोगों में पहले तो स्किल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्किल/वोकेशन, ठीक है? स्किल/वोकेशन। इसीलिए इसी के साथ दो स्कीम और लाई गई। कौन सी? एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है? ठीक है, आपने लोगों को, कंपनीज को बोला आप इंडिया में आओ, ये वो, और हम आपको सब मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे, आप एक बार इंडिया में प्लांट लगाओ, बहुत सारी चीज़ें, है ना? आप गलत नहीं लिखोगे, आप ये नहीं बोलोगे भाई कि मार्केट प्रोवाइड तो भाई सेल के टाइम होता है। बात समझ रहे हो? मार्केट प्रोवाइड करना, इंडिया बड़ा मार्केट है किसके लिए? फेसबुक के लिए, जैसे इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंस्टाग्राम इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडिया में आके फेसबुक का ऑफिस खोल देगा, उससे उसको क्या फायदा? वो तो कहीं से वैसे भी चला ही रहा है इंडिया, है ना? तो वो सेल करने में मार्केट का वो आता है, बनाने के लिए मार्केट का कुछ नहीं है। बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए, और आप चीप लेबर वगैरह दे दोगे लेकिन आपके पास स्किल नहीं होगी किसी पर्टिकुलर काम की, तो भी आप ये मेक इन इंडिया नहीं चला पाओगे। इसीलिए इसके साथ में पैरेलल में बनाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कि हम आपको स्किल आप में डेवलप करवाएंगे पर्टिकुलर चीज़ को लेके, कौशल विकास, ठीक है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पर्टिकुलर स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि बाहर की जो कंट्री है, जो कंपनी है, वो इंडिया में आके वो पर्टिकुलर सामान जो है वो बना पाए, ठीक है? और फिर बहुत सारी, एक स्किल इंडिया स्कीम भी है,
स्किल इंडिया और एक फिर वो बात छोड़ दो, स्किल इंडिया है ना, ठीक है। फिर आप देखो और एक तो मेक इन इंडिया जैसी स्कीम को लाया गया मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, लेकिन मैंने आपको बोला कि 3 चीज़ों में तो नहीं आ सकता कोई भी। कौन कौन सी? एक मैंने आपको बताई स्पेस बताई, एक मैंने आपको एटॉमिक एनर्जी बताई, और एक एटॉमिक मिनरल और रेलवे, है ना। ऐसे बहुत सारी हैं, मतलब ये मेन यही है ना। इनमें कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन बाकी जगह पे आपको ये चीज़ें करनी है। तो मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक स्कीम इसमें और आती है जिसको बोलते हैं मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के बारे में आपने सुना है कुछ? हाँ, उसमें 3 कैटेगरी का लोन होता है। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण, ठीक है। ये शायद 5 लाख, फिर ये 5 से 10 होता है, और ये शायद 50 लाख होता है ना, ठीक है। शिशु, किशोर और तरुण। अब मुद्रा लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप इतना लोन ले सकते हो, इतना, ठीक है, ये सारी चीज़ ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है। एक तो आपको पता होना चाहिए, ये मुद्रा लोन जो है ये कोलेटरल फ्री होता है। मुद्रा लोन जो है आपका कोलेटरल फ्री है। मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री, ठीक है। अभी कोलेटरल देके अगर आपको लोन दिया जा रहा है तो फिर तो क्या फ़ायदा हो, फिर तो आप बैंक से भी ले सकते हो। अलग से मुद्रा रीफाइनेंस एजेंसी जैसी कोई चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है ना, ठीक है। अगर आप बैंक से भी पैसा ले सकते थे कोलेटरल देकर, तो ये मुद्रा लोन जैसी चीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है। इसमें आप कोलेटरल आपको नहीं देना पड़ेगा, पहली चीज़। पर आप देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही है? आपसे कोलेटरल नहीं दिया जा रहा, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। क्यों होगा आपको समझ आ रही है क्यों? रिस्की है ना, रिस्की मामला है ना। अभी इतना लोन देके अगर फिर वापस नहीं हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ठीक है। आप देखो जब एनपीए की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया, है ना। उस टाइम पे जब आपके उर्जित पटेल प्रेसिडेंट थे, गवर्नर थे आरबीआई के, रघुराम राजन हट गए थे, तब रघुराम राजन हर 2-3 दिन में द हिंदू में एक कॉलम निकालते थे, क्या कि भाई ये जो मुद्रा लोन है, यही इसमें भी बहुत ज़्यादा एनपीए की समस्या हो रही है, ठीक है। आप मुद्रा लोन में पैसा बांटे जा रहे हो और वो आपको वापस मिल नहीं रहा है। आप सोच रहे हो कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, कोई नया काम धंधा खुलेगा, ठीक है, कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हर चीज़ हो सकती है ना। एमएसएमई इंडस्ट्री, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना। मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना। इसके अंदर खादी और विलेज इंडस्ट्री, वो सब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना। तो आप किसी को मुद्रा लोन प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, इनको आप कोई लोन दे रहे हो और ये वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि ये सारा कहीं ना कहीं एनपीए में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी इससे रिलेटेड। अब ये अटल इनोवेशन मिशन क्या है? ये अटल इनोवेशन मिशन और ये अटल टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग का मतलब क्या होता है? टिंकरिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है? टिंकरिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, है ना, ठीक है। तो ये अटल टिंकरिंग लैब जो है ये सारे स्कूल्स में बनाई गई हैं, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ करो, कोई नई, दोनों ही R&D के लिए हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें लिखा है ना इनोवेशन, है इनोवेशन लिखा है ना इनोवेशन। तो ये बड़े लेवल पे है और ये छोटे लेवल पे स्कूल्स में क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स। आप के वहाँ पे ये अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, आप बच्चे वहाँ पर जाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों से कि हम ये बनाते हैं वो बनाते हैं, और उस हिसाब से आप कुछ बनाओ, कुछ छेड़छाड़ करके कुछ भी बनाओ, लेकिन कुछ R&D वाली हैबिट जो है वो आप में बचपन से डाली जाए, ताकि आगे चलकर आप कोई चीज़ बना पाओ। क्योंकि एक रिपोर्ट अभी कोविड के टाइम पे एक रिपोर्ट क्या आई, कोविड के टाइम पे क्या रिपोर्ट आई, इंडिया को उन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, वर्ल्ड के साथ,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंडिया के साथ कंपेयर किया कोविड के टाइम, और ये देख रहे थे कि R&D में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पता चला कि बाकी वर्ल्ड में तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन R&D में बहुत ज़्यादा होता है। बाकी कंट्रीज़ में R&D में प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन इंडिया में एक तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मतलब हम R&D में कोई भी पैसा ज़्यादा खर्चते नहीं है, ठीक है। उसमें भी जितना खर्चा जा रहा है वो कोई सरकारी कंपनियां ही खर्च रही हैं, ठीक है। मतलब सरकार ही कुछ ऊपर से करती है कि भाई इस चीज़ में कुछ R&D करो, डिफेंस सेक्टर में कुछ रिसर्च करो, अलग अलग सेक्टर में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल वगैरह में, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आगे आ ही नहीं रही हैं, प्राइवेट कंपनीज आगे आ ही नहीं रही हैं या R&D करने में। क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि भाई जो नीचे से बच्चे उठ के ऊपर आ रहे हैं उन्होंने पहले कुछ किया ही नहीं है, और अचानक से उनका भी मन नहीं करता कि हम अलग से पैसा निकालें किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो बचपन से अगर बच्चों में ये चीज़ डाली जाएगी इन चीज़ों के थ्रू, तो आगे चल के भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा बच्चों को डाल पाएंगे, ताकि कोई और इनोवेटिव आइडियाज़ बने और बहुत सारी चीज़ें जिससे ठीक हो सकती हैं। आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो इसको, इन्वायरमेंट में, ये अलग किसी भी चीज़ में, है ना, वाटर मैनेजमेंट, कहीं पर भी, समझ रहे हो, है ना, ठीक बात है। जैसे बचपन से आपके दिमाग में क्या डाला है, ये वो आप रेड लाइट और वो होती है ना, कोई रेड लाइट के पास जाके अगर रुक जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे तू डरता है क्या किसी से, चलना चल, कोई नहीं देख रहा है ना, ठीक है। क्या अगर आप रुक जाते हो और पीछे कोई नहीं है या कोई आ गया तो वो आपको ज़्यादा हॉर्न मारता है, अरे चल चल कोई नहीं है ना, ठीक बात है। क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसी साइकी बन गई है कि अगर कोई रूल, इंडिया में क्या है भाई, रूल फॉलो करने वाले को लोग कमज़ोर समझते हैं कि तू रूल फॉलो कर रहा है, तू तो ऐसा है ना, और जो रूल तोड़ता है उसको बहुत, ये तो ऐसा है, ये तो मस्त, इंडिया में यही साइकी है ना, जो रूल तोड़ता है उसको बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है ना, ठीक है। और रूल फॉलोइंग जो है वो उसको ऐसे समझा जाता है, ये तो डरता है, फट्टू है ना। तो आप देखो यहाँ तक आज आपकी क्लास रखते हैं, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और क्या चीज़ की गई। जैसे मैंने आपको बताया अभी लेटेस्ट के ऊपर आएंगे, ये तो पुरानी चीज़ होगी थोड़ी सी, है ना। लेटेस्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, वो गति शक्ति प्रोजेक्ट और नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम, गति शक्ति प्रोजेक्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ताकि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ बूस्ट मिले, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एसेट्स का क्रिएशन होना, ठीक है, एसेट क्रिएशन, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्या किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बूस्ट दिया जा सके, ठीक है। चलो, और इसी के साथ हम ये टॉपिक खत्म करके कल इन्फ्लेशन भी स्टार्ट करेंगे, और उसमें वो सारी चीज़ पढ़ेंगे जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा, वो कल ही कब खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो WPI इन्फ्लेशन बढ़ गई और क्या हुआ है, कल देखेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री